नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे सीनियर ऑफिसर हैं जिनके करियर में कई महत्वपूर्ण शेड्स हैं, कई चुनौतियों से वो जूझे हैं और निरंतर उन चुनौतियों से जूझकर बहुत बेहतर तरीके से वो सामने आए हैं। एक ऐसे पुलिस अधिकारी की उनकी छवि है जो चुनौतियों से हेड ऑन तो करते ही हैं लेकिन मुस्कुराते हुए। उनका जो व्यवहार है, ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं, एक सोशल कनेक्ट जो होता है, चाहे वो आम लोगों से हो या मीडिया से हो, उसमें उनके काफ़ी बेहतर अंक हैं, उनके काफ़ी बेहतर नंबर हैं। और ये ज़रूर बहुत ज़रूरी हो जाता है उन ऑफिसर्स के लिए जो ख़ास तौर से अखिल भारतीय सेवाओं से आते हैं और स्पेशली उन सर्विसेज से होते हैं जिनका लोगों से या मीडिया से प्रतिदिन का संपर्क होता है। तो मुलाकात करिए भोपाल के आईजी 1995 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जयदीप प्रसाद जी से। बहुत स्वागत करता हूं जयदीप जी आपका। धन्यवाद। नमस्कार। पहले इस प्रोग्राम में हम उस जर्नी की बात करते हैं जो शुरू होती है एक युवा जयदीप जी से। तो मैं आपको पीछे ले जाता हूं, बहुत पीछे, जब आप पढ़ाई करते रहे होंगे, कॉलेज में आए होंगे और एक सपना आपकी आंखों में पल रहा होगा कि मुझे एक ऐसे करियर को चुनना है जहां मैं अपनी जो सारी चीज़ें जो मैंने सोच रखी हैं उनको पूरा करूं और साथ ही कुछ ऐसा करूं जिसमें मेरा भी नाम हो, मेरे करियर का भी नाम हो, मेरे परिवार का भी नाम हो और समाज के लिए भी कुछ कर सकूं। क्या थी वो सोच जब आप यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़ाई करते हुए तैयारी कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की? तो मैं अपनी जर्नी में शुरुआत स्कूल डेज से ही करना चाहूँगा। स्कूल मेरे करियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। बिहार, अर्स्टवाइल बिहार, अब वो झारखंड है, उसके हज़ारीबाग ज़िले के भुरकुंडा एरिया जो कि कोलियरी बेल्ट है, वहाँ पर सेंट्रल स्कूल में मैं पढ़ता था, क्लास 1 से लेकर 10th तक। और मेरे पिता और मेरे पूरे ख़ानदान की ये उम्मीद थी कि बहुत बड़ा कुछ करना है। और उस समय बहुत बड़ा मतलब सिविल सर्विसेज ही होता था और अभी भी है। तो सिविल सर्विसेज के लिए शुरू से एक इनपुट था कि मुझे सिविल सर्विसेज में करना है, तो वो उस तरह से चलता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि सिविल सर्विसेज या उससे भी कोई बहुत बड़ा चीज़ बनना है, ये पूरे ख़ानदान की ख्वाहिश थी जी। और स्कूल में अब चूँकि मेरा बैकग्राउंड, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस का बैकग्राउंड था, तो ये था कि अब बड़ा क्या करना है। तो स्कूल में मैं जब गया तो स्कूल में हमेशा टॉप करना शुरू किया, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। तो सारे जितने स्कूल के शिक्षक थे, हमारे जो साथी हैं, उन लोगों का बड़ा इनकरेजमेंट था। उसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जब एडमिशन हुआ जी, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में फिर वो इंजीनियरिंग के तरीके से ढले। फिर मैंने जीआरई का एग्ज़ाम दिया और जीआरई देकर मैं यूएस जाने की पूरी तैयारी थी जी। उस समय ये लग रहा था कि मैं यूएस चला जाऊंगा, लेकिन जब जीआरई का सब कुछ हो गया तो मेरे पिता ने कहा कि जीआरई दे के यूएस तो चले जाओगे, अपना करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ख़ानदान और देश के लिए क्या होगा। तो फिर मैंने उसी वक्त मैंने अपने विचार बदले और फिर मैंने गेट एग्ज़ाम दिया। गेट से एमटेक के लिए खुलता है और गेट मैंने एग्ज़ाम दिया ही इसीलिए कि दिल्ली जाके जी सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। फिर मैं दिल्ली जाके इसी के कारण मैंने एमटेक किया और वहीं जाके सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी जी। सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान चूँकि अब हम इस बैकग्राउंड से आ रहे थे कि हमें तैयारी भी करनी है और एक जॉब भी हाथ में रखना है जी। तो हर एक साल एक जॉब हाथ में रखते थे और तैयारी करते थे। तो जैसे इसी क्रम में एनटीपीसी का जॉब हुआ, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज से मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ज्वाइन किया। तो फाइनली इस सर्विस में जब सिलेक्शन हुआ आईपीएस में, तो उसमें मेरी पोस्टिंग जबलपुर में ही थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जी। तो उस तरह से 95 में मेरा सिलेक्शन आईपीएस में हुआ। तो मेरे परिवार को बहुत खुशी हुई कि चलो जो सोचा था उसको पूरा उस मुकाम में हम आ गए। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि जेआरई के बाद आपका अमेरिका जाने का सपना था। जब आप इस करियर में आ गए, आने के बाद क्या आपको कभी लगा ये कि कभी कभी, क्योंकि कई बार सेकंड थॉट होता है कि अमेरिका चले जाते
वो भी कोई बहुत बुरा काम नहीं था, वहाँ भी बहुत और पैसे कमाने की अगर बात होती तो मुझे लगता है बड़ा ल्यूक्रेटिव, बड़ा आकर्षक जॉब था। कभी ऐसा सेकंड थॉट आया कभी, यार ऐसा लगा नहीं एकदम राइट फैसला था, बिल्कुल ठीक फैसला था, कभी कोई रिग्रेट्स, कोई अफसोस नहीं? मेरे करियर में कभी हमको ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने एक सेकंड भी जो सोचा हो कि मैं गलत फैसला किया, जी। क्योंकि मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा। जो भी मुझे काम मिला मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग जो करियर का हुआ वो मुरैना से हुआ। जो बचपन में सुना करते थे चंबल घाटी, डकैत, वहाँ पे गया तो वहाँ बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए। तो सही बताया कि मैं अपने करियर में पहले कभी ये सोचा नहीं था कि मैं पुलिस में जाऊँगा। जी। तो पुलिस में आने के बाद अपने को उस रोल में जस्टिफाई करना और डकैत के पीछे भागना, वो शायद मेरे नेचर को देख के मेरे परिवार वाले भी सोचते होंगे ये पुलिस में कैसे काम करेगा। जी। तो समहाउ मुरैना में एसडीओपी पीरियड बहुत ही चैलेंजिंग था और उसमें कई इनकाउंटर्स हुए और मुझे एंटी डकैती ऑपरेशन में बहुत सफलता मिली। मेरे सीनियर्स का बड़ा इनकरेजमेंट रहा। पवन जैन साहब हमारे एसपी थे मुरैना में, उन्होंने बहुत इनकरेजमेंट दी और गाइड किया। तो वहाँ से हमने वो इनकाउंटर्स और जो मुखबिर बनाने के तंत्र है इस पे एक स्टार्टिंग हुआ। उसके बाद एडिशनल एसपी इंदौर के रूप में काम करने का मौका मिला, तो अर्बन पुलिसिंग का इनपुट वहाँ से मिला। जी। मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग बालाघाट के रूप में हुई। कुछ सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ने चाहा कि नहीं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं तो इनको रोक लिया जाए, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि अगर आप बालाघाट नहीं जाओगे तो ये इम्प्रेशन जाएगा कि आप बालाघाट से डर गए। तो मैंने बोला तब तो मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा अपने आप को। फिर मैंने बालाघाट ज्वाइन किया 2002 मई में। जी। पहला ज़िला था बालाघाट, जो कि उस समय काफ़ी पुलिस कप्तान। जी, पुलिस कप्तान के रूप में पहला चार्ज था। जी। और उस समय का सबसे चैलेंजिंग ज़िला मैं समझता हूँ वही था। नक्सली समस्या चरम पर थी। लिखीराम कांवरे जी का जो लिखीराम कांवरे जी पहले का हो चुका था वो। प्रकरण उससे पहले हो चुका था, जस्ट थोड़े दिनों पहले की बात थी। तो उस समय चरम सीमा पे थी और पॉलिटिकल टर्मोइल भी वहाँ पे काफ़ी था। कुछ ऐसे लॉ एंड ऑर्डर भी होते रहते थे जो कि ठीक नहीं था स्थिति। तो एक तरफ से नक्सली समस्या, कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल, वो दोनों के बीच में मैंने ज्वाइन किया। और उसमें एक बहुत बड़ी वारदात हुई 2002 अक्टूबर में, जिसमें कि 9 टन बारूद नक्सलियों ने लूट लिया। तो मुझ पर एक बड़ा चैलेंज था कि इस घटना को जो है में निकालना है और नक्सलियों को पकड़ना है। मैं 150 जवानों के साथ, जो हमारे वहाँ पे जाबाज जवान थे, उनके साथ मैं जंगल में कूद गया। 10 दिन हमने कैंप किया जंगल में। और अल्टीमेटली चूँकि सब खाना पीना, शौच वगैरह सारे जवान और हम लोग सभी जंगल में ही करते थे, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे डंप करके उन्होंने छुपाया था, एक जवान हमारा शौच के लिए गया था, उसको कुछ पोला मिट्टी दिखी, वहाँ से डिटेक्शन शुरू हुआ। फिर नक्सलियों से इनकाउंटर्स हुए। इनकाउंटर में हमने कोई भी जवान अपना नहीं खोया और 9 टन के पूरे के पूरे बारूद बरामद किए। 2002 की नक्सली इतिहास में सबसे बड़ी सफलता हमारे सिर पे लगी। मेरे वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत इनकरेजमेंट किया और लगभग मैं 2.5 साल वहाँ रहा और सारे अच्छे अचीवमेंट्स जो हो सकते थे नक्सली ज़िले में। और उसके साथ साथ चूँकि सीओ जिला पंचायत में रहा, तो जितनी डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी थी वो सब हमने वहाँ किया। हमारे साथ जो कलेक्टर श्री राजेश रजौरा थे, उसके बाद श्री सचिन सिन्हा थे, उन लोगों ने खूब इनकरेजमेंट किया, खूब सहायता दी। तो आज अगर आप जाके देखेंगे बालाघाट में जो रोड्स बने हुए हैं, रोड्स के नेटवर्क का प्लानिंग करने में हमारा एक बड़ा रोल है। ये बड़ी आपने दिलचस्प बातें कही, और तो इसको हम कह सकते हैं कि बालाघाट आपके करियर का एक बड़ा माइलस्टोन रहा। बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं समझता हूँ। और उससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वहाँ आपको जाने से कुछ आपके शुभचिंतक ये कहते हुए रोक भी रहे थे कि बहुत अच्छा काम करने वाले ऑफिसर हैं तो बालाघाट ना जाएं, लेकिन उसी समय किसी ने आपसे कहा कि डरने का एक मैसेज जाएगा कि बालाघाट नहीं गए, लेकिन बालाघाट आपको बहुत सिखा के गया। बहुत ज़्यादा, और मेरे करियर का, पुलिसिंग करियर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन मैं उसको मानता हूँ। इसी से जुड़ा जयदीप जी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि जो प्रेशर आते हैं, एक प्रेशर तो आपके जॉब का प्रेशर है, दूसरा प्रेशर ये होता है कि कई बार पुलिस ऑफिसर्स पर
या सिस्टम पर एक प्रेशर बनाया जाता है, मानवाधिकार संगठनों के ज़रिए बनाया जाता है, या कई बार मैं नहीं कहूँगा कि जेन्युइनली भी इश्यूज़ आते हैं। कई बार कोर्ट में, जैसा आपने कहा कि विधानसभा में 200 सवाल और 90 के करीब रिट पिटिशन्स हाई कोर्ट में, ये जो प्रेशर इतने सारे मिले जुले आते हैं, इनको टैकल करने का मंत्र आपके पास क्या था? इसको बहुत ही आसान मंत्र है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट रहें, इंटीग्रिटी के साथ अगर आप काम करते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ को छुपाना चाहेंगे तो उसको लेके टेंशन होता है हमेशा है कि कोई चीज़ को छुपा रहे हैं, कोई जान जाएगा, कोई कुछ क्या कह लेगा। और वहाँ पे ये होता था कि जब हमने ये किया है और हमने कोई जब काम सही किया है तो वो सही प्रूव होगा, और हर जगह हमने उसी लाइन को टो किया। और मैं बताता हूँ कि ट्रुथ के साथ अगर आप रहते हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ हमेशा प्रिवेल करता है। कुछ दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए टेंशन दे सकता है, बट अगर ट्रुथ के साथ जाएं तो वो सबसे आसान मूल मंत्र है आपको टेंशन फ्री रहने की। पुलिस की इमेज को लेकर आपको भी काफ़ी जूझना पड़ा होगा। कई बार कई तरह की बातें उठती हैं कि सब पुलिस पर ये आरोप हैं, ये एलिगेशन हैं। जो बात टॉप लेवल के ऑफिसर्स पर उतनी नहीं जाती जितनी लोअर रंग ऑफ द पुलिस जो है उसकी तरफ उठती है कि थानेदार ठीक नहीं है, मिसबिहेव करता है। जबकि 18-18 घंटे, 20-20 घंटे की ड्यूटीज़ हैं, ये पक्ष इग्नोर हो जाता है और दूसरा जो खराब तथाकथित पक्ष है वो सामने आ जाता है। राजनीतिक दबाव हैं। इन चैलेंजेस को और पुलिस की छवि को आप किस तरह देखते हैं और कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पुलिस पे जितना क्रिटिसिज्म होता है, एक्सपेक्टेशंस भी उतना ही ज़्यादा है पुलिस पर। अगर एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो इतना क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा। 24/7 चलने वाला जो ट्रू सेंस में एक ऑफिस है हमारे देश का, वो पुलिस है। तो जाहिर है कि, और पुलिस पे ऐसा भी कोई डिफाइन नहीं है कि ये काम आपको नहीं करना है। जो भी चीज़ सामने दिखता है पब्लिक को, चूँकि हम यूनिफॉर्म में होते हैं तो स्ट्रीट्स में सब जगह हम दिखते हैं, और शासन के एक सबसे सशक्त नुमाइंदे के रूप में हम सड़क पे होते हैं। तो किसी के साथ भी अगर कुछ भी होता है तो वो हमको अप्रोच करना चाहता है। हो सकता है वो कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं की जानी हो, जैसे पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, लोग वो भी हमारे पास दे आते हैं जो हमसे डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होती है, लेकिन हम उसमें भी उनको पैसिफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको सही जगह पे हम पहुंचाएं। दूसरी बात, जो राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं और मीडिया प्रेशर की बात कर रहे हैं, पुलिस की इमेज की बात कर रहे हैं, ये चूँकि हमारा जो है बहुत ही डायनेमिक डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, और ये डायनेमिक डेमोक्रेसी में हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, रोज़ रोज़ नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। अभी अब व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, इंटरनेट का ज़माना आ गया। इन सब में जो चैलेंजेज हैं उसको हमारा वही जो बल है उसी को हैंडल करना है। तो नए बदलते परिवेश में हमको उसके अनुसार डालना, मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, उसके एक्सपेक्टेशंस, लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, तो उसके साथ हमको उसी पेस में हमको अपने आप को बदलना होता है। अगर हम नहीं बदल पाते हैं तो थोड़ा गैप जहाँ होता है वहाँ मिसमैच होता है कि देखो इसकी वर्दी ख़राब है, इसके पेट निकले हुए हैं। लेकिन उसके पीछे अगर आप जाके देखें, एक अगर कांस्टेबल की दिनचर्या पे अगर आप जाके देखते हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे वो ड्यूटी करता है, और उसके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है। घर वगैरह भी बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं, सबको तो मिल नहीं पाते हैं, जिसको मिला होता है उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। लो पेड इनकम का होता है वो, और पारिवारिक समस्या, उसके लिए समय दे नहीं पाता है। तो ओवर द ईयर्स उसके स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहते हैं। तो उसके बाद कई बार अगर उसमें कुछ एबरेशन आ जाता है तो वो बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको नए नए तरीक़ों से स्ट्रेस रिलीविंग का कुछ तरीका बताएं, और वेलफेयर मेजर्स में हम लोग कुछ करते रहते हैं। फिर भी जो समस्याएं हैं ना वो बढ़ती चली जा रही हैं, जो हमारा मैन पावर उतना हम मैच नहीं कर पाते हैं कई बार। और शहरों में आप जब देखेंगे कि शहरों में लगातार बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है, समस्याएं भी बढ़ रही हैं,
उस तेज़ी से हमारे थाने नहीं खुल पाते हैं, और थाने अगर खुलते भी हैं उसमें हम उतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो वो एक कारण होता है, जो गैप होता है, जो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन और हमारे हम जो उतनी सुविधाएं दे पा रहे होते हैं उसमें एक थोड़ा गैप हो जाता है। तो उसको हम कोशिश करते हैं लगातार। मीडिया को तो मैं बहुत पॉजिटिवली वॉच डॉग के रूप में समझता हूँ कि वो जब कोई मुद्दे को उठाती है तो कुछ उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होता है। उस तथ्य को लेकर फिर हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और फिर उसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जयदीप जी, एक बड़ा इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि एक एलिगेशन ये लगता है कि अब जो है पुलिस के लोअर रंग को वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता है जो प्रोटेक्शन उसको पहले मिलता था हायर अप से, उसके वरिष्ठ अधिकारियों से। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि वो बलि का बकरा बना दिए जाते हैं। कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है, अपराध हो जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम बरसता है और वो जो बलि का बकरा बनाने की जो बात तथाकथित रूप से है, मैं नहीं कहूँगा हर मामले में ऐसा होता है, लेकिन वो गिरती है गाज छोटे कर्मचारियों पर, थानेदार और एसडीओपी और उससे नीचे कांस्टेबल, हवलदार। क्या आपको लगता है कि इन रिश्तों में कुछ परिवर्तन आया है पहले की तुलना में? पहले अधिकारी बिल्कुल चाहे पॉलिटिकल सिस्टम के सामने भी खड़े हो जाते थे कि नहीं साहब इसकी गलती नहीं है, आप इसको सज़ा मत दीजिए, और इससे मनोबल पूरी पुलिस सिस्टम का नीचे जाएगा। देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक दो केसेस हो सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम लोग जब भी काम किए, अगर मान लीजिए छोटे कर्मचारी से, छोटे अधिकारी से कोई गलती भी हो गई तो उसको हम अपने पे ले लिया करते हैं। अपने पे ले लेने से ये होता है कि हम अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं और उसको हम करेक्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर हम अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी नीचे वाले को सस्पेंड करके और अपनी वाहवाही लूट ले रहे हैं या मामले को दबा रहे हैं तो वो कतई ठीक नहीं है, वो गलत बात है। वैसा नहीं होना चाहिए अगर वहाँ से वैसा होता है तो। और हमारी लीडरशिप इसी पे कायम है। अगर हम किसी सिस्टम के प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं तो हमारे लीडरशिप का कोई मतलब नहीं है। और मैं तो देखा हूँ कि हम लोग हमेशा इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते रहे हैं। अगर छोटे कर्मचारी से कोई अनजाने में गलती हो गई है तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। जान के गलती की है तो उसको वार्निंग देते हैं, बताते हैं कि ऐसे नहीं करो, जो उचित उसको सजा वजा देनी है वो दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोर और लेस लीडरशिप अभी भी कायम है। एकाध दुख का केसा वैसा हो सकता है, अदरवाइज तो ये जो हायर अप्स और लोअर रंग ऑफ द पुलिस है, इनके बीच में एक आप मानते हैं एक बेटर रिलेशनशिप अभी भी कायम है? थोड़े बिल्कुल निजी जीवन की तरफ आता हूँ मैं, अब आपके थोड़े निजी जीवन की तरफ आता हूँ। आपकी जो अर्धांगिनी है, क्या इट वाज अ अरेंज सॉर्ट ऑफ मैरिज या ये कुछ प्रेम विवाह की तरफ बढ़ती हुई, या दोनों का मिला जुला मिश्रित स्वरूप रहा, और क्या वो भी वर्किंग है? ये तो अरेंज्ड है, अरेंज मैरिज है। देखिए 95 में मेरी शादी हुई तो 94 से फ़ोन से बात तो फिर शुरू हो गया। तो यूँ समझ लीजिए कि कुछ दिन जो है जी जी मिक्सअप भी चला जी। लेकिन जो मेरा सिलेक्शन जो इसमें हुआ, मैं पिछले 2 बार से दे रहा था एग्ज़ाम्स, फाइनल में नहीं हो पा रहा था। तो मेरी जिस दिन शादी हुई 26 अप्रैल को, वो 27 अप्रैल को रिज़ल्ट आ गया कि उसमें हो गया। तो सारा क्रेडिट जो है मेरी अर्धांगिनी को चला गया। तो बिल्कुल ठीक बात है। और भारतीय परंपरा में ऐसा माना भी जाता है कि दो फैक्टर्स, जब दो लक फैक्टर्स मिल जाते हैं तो कई बार बड़ा ज़बरदस्त नतीजे मिलते हैं। ऐसी भी एक मान्यता तो है। हमारी अर्धांगिनी जो है वो एमए इकोनॉमिक्स वहीं रांची यूनिवर्सिटी से की है और अभी वो हाउस वाइफ है, अभी कहीं जॉब नहीं करती हैं, बट हमारे घर को बहुत अच्छे से चलाती है और मेरे पूरे सक्सेस में उनका बहुत बड़ा रोल है। ये तो आपने बता ही दिया, क्योंकि वो एमए इकोनॉमिक्स हैं तो घर के अर्थतंत्र को बहुत बेहतर तरीके से समझती और संचालित करती होंगी। मच बेटर, मेरे से बहुत ज़्यादा। जी। आपके जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, और क्या उनका भी रुझान अखिल भारतीय सर्विसेज की तरफ है, जो कि माफ़ कीजिए मैं आप कहूँगा कि अब उस तरह का युवा पीढ़ी के मन में जैसा आज से 20 साल 25 साल पहले था, वो अब चूँकि करियर ऑप्शंस के कई डायमेंशंस हैं तो जाहिर तौर पर वो भी अब उन ऑप्शंस की तरफ भी हैं, तो क्या उनकी रुचि है और क्या वो कर रहे हैं अभी? देखिए, हमने जैसा हर माँ बाप चाहता है, हमने अपने बच्चों में सारी चीज़ें डालने की कोशिश की। उनको खेल से भी इंट्रोड्यूस किया, हर खेल में उनको डाला, खेले भी।
और पढ़ाई में भी बट नेचुरल है कि मेरा फिर दिल्ली जो डेपुटेशन में गया तो बच्चों को के करियर का एक बड़ा वो था, उसमें ऑप्शन था कि जिसके कारण मैं जा रहा था जी। वो हुआ भी। दिल्ली जाने से ये फ़ायदा हुआ कि मेरी बेटी का सिलेक्शन MBBS में हो गया और भारत के एक बड़े अच्छे संस्थान में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में वो स्टडी कर रही हैं। अभी 3rd ईयर फाइनल में है MBBS के। और बेटा मेरा 12वीं में है, अभी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, यहीं भोपाल में हमारे साथ ही है। और जहाँ तक सिविल सर्विसेज का सवाल है, ये हम उन पे ही छोड़ते हैं। अभी तक कोई विशेष रुझान तो अभी दिखा नहीं है। हम लोग भले चाहते हैं, लेकिन करियर ऑप्शन ओपन है, जो उनको पसंद है हमने वही उसको आगे बढ़ाया। आपको जो भी वक्त मिलता है, जो कि बड़ा कठिन होता है कि वक्त मिले, चैलेंजेस हमेशा सामने होते हैं, लेकिन वो आपकी हॉबीज़ या किस तरह से आप अपने को रिलैक्स रखते हैं? मेरी हॉबीज़ इतनी वेरीड है कि मुझे बहुत कम वक्त मिलता है सारी हॉबीज़ को करने के लिए। जी। सबसे पहले तो मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। अगर हम पढ़ाते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन उसमें मिलता है। कई बार तो मेरी बीवी डांटती भी है कि आप पढ़ाते पढ़ाते सो जाते हैं क्योंकि पढ़ाने में इतना रिलैक्स फील करता हूँ। तो बेटी को फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ाता था जब भी मुझे मौका मिलता था, क्योंकि मेरा जो ऑप्शंस थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथ्स थे इसमें भी सिविल सर्विसेज में, जो कि बड़ा टफ ऑप्शन माने जाते हैं। और अभी भी बेटे को भी जो है उसमें भी इलेक्ट्रिकल और फिजिक्स और मैथ्स से रिलेटेड कोई कंसेप्चुअल चीज़ होता है तो उसको मैं बता देता हूँ। हालांकि अभी वक्त थोड़ा कम मिलता है तो पढ़ाई लिखाई कम कर पाता हूँ। इसके अलावा खेल में मेरी बहुत रुचि है। मैं शुरू से कुछ ना कुछ खेलता रहा हूँ। अभी मैं गोल्फ़ खेलता हूँ और टेनिस खेलता हूँ। तो भोपाल की पोस्टिंग में गोल्फ़ इज़ अ बिग कैजुअलिटी, जिसमें टाइम नहीं मिलता है जी। लेकिन जब कभी मौका मिले तो मैं खेलना पसंद करता हूँ। और टेनिस से फिटनेस ठीक रहता है। उसके अलावा मैं योगा में तो 1983 से ही, जब मैं स्कूल में था वहीं से करता आया हूँ और अभी तक बिना किसी ब्रेक के योग में करता। योग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? वो जो वहाँ एक बहुत रसवाइल बिहार जो था, वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध योगा केंद्र है क्या? हाँ, बिहार स्कूल ऑफ योग भी मैं गया और मुझे स्कूल से ही मिला। हमारे स्कूल में केंद्रीय विद्यालय में बड़ी अच्छी परंपरा होती है, योग एक उसमें कुरिकुलम में रहता है। वहाँ से मैंने योग पिकअप किया और अभी तक योग मेरे कुरिकुलम में है। चाहे कितना भी मैं व्यस्त रहता हूँ, योग ज़रूर करता हूँ। और अब योग के साथ मेडिटेशन का भी इनपुट हो गया है। तो ये हमारी हॉबीज़ हैं। इसके अलावा बीवी के साथ फिल्म देखना और फिर घूमना फिरना बहुत पसंद है मुझे। ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। कभी रिलैक्स होता हूँ तो परिवार के साथ या के साथ। इसके अलावा मुझे सोशल नेटवर्क बहुत पसंद है, मतलब दोस्ती करना, लोगों से बात करना, सोसाइटी में मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है मुझे। और इसीलिए मेरे सोशल कनेक्ट बहुत अच्छे नेचुरल जो है दोस्ती लोगों से हो जाती है। तो वो जैसे एक दिन में अगर कोई नया दोस्त बनता है तो मुझे लगता है एक अचीवमेंट हुआ, एक ऐड हुआ तो वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है ये बहुत पुरानी कहावत है और बड़ी मुफीद कहावत है कि जिस व्यक्ति के बहुत अधिक दोस्त होते हैं उसको तनाव कभी नहीं घेरता है। और आपकी जो मुस्कान आपके चेहरे पर रहती है और जो आपका सोशल कनेक्ट बड़ा मजबूत माना जाता है, उसका एक राज आपने ये खोल ही दिया कि आप बहुत यारबाज किस्म के एक पर्सनैलिटी हैं, वो इंसान हैं। कंक्लूड करते हुए इस बातचीत को, एक जो वर्तमान चुनौती है आपकी आईजी भोपाल की, एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती इस मायने में है कि रिसेंटली राजधानी भोपाल में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं को लेकर कई सवाल उठे और उसमें पुलिस पर काफ़ी सवालिया निशान उठे, जैसा कि होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें पुलिस की ही त्रुटि सबसे बड़ी होती है, लेकिन जैसी कि वो एक लॉ के इन्फोर्समेंट की एजेंसी है तो सब उसी को घेर लेते हैं। इन परिस्थितियों को आप किस तरह देखते हैं? और जाहिर तौर पर एक मैकेनिज़्म, एक रणनीति तो आपके मन में होगी ही। देखिए, बहुत सिंपल है। एक अपना एक टीम वर्क होता है। इस टीम वर्क के साथ अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस टीम में मैं केवल पुलिस को टीम नहीं समझता हूँ,
मीडिया भी हमारी टीम में होती है, हमारे नेतागण भी हमारी टीम में होते हैं। डेमोक्रेसी में सभी इसके पार्ट हैं, हम उस पार्ट के एक अंग हैं जो हम इसको काम करते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो सभी के इशू को लेके चलते हैं। कोई अगर क्राइम होता है तो केवल पुलिस का तो है नहीं, सोसाइटी को भी जागरूक करना है। अभी आप देख रहे होंगे कि हम पूरे सोसाइटी को जागरूक कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जिसका कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। और कई ऐसे बच्चियां ऐसे ऐसे सवाल करती है कि हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं और फिर उसके उत्तर के लिए फिर हमें सोचना पड़ता है। अगर हम वहाँ नहीं जाएं, चलिए ये एक घटना हुई, लेकिन उस घटना को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमने लिया है। उस अपॉर्चुनिटी से हमको पब्लिक के साथ, बच्चियों के साथ बात करने का मौका मिल रहा है और कई प्रॉब्लम्स को समझने का मौका मिल रहा है। और उस प्रॉब्लम को हमने फेस करना है आगे, तो इसलिए हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे, जहाँ पे कमियां हैं वो सब सामने लाएंगे। और मीडिया को तो मैंने देखा है, मीडिया हमेशा हमारे साथ रही है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो मीडिया हमेशा हाईलाइट करती है, और कहीं कोई कमी रहती है उसको, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। जब मैं उज्जैन में पदस्थ था तो एक कांड हुआ था, सबरवाल कांड। उसमें सबरवाल साहब की डेथ हो गई थी। बहुत तरह के आक्षेप लगे थे और ये कहा गया था कि हमने कायमी नहीं की, ये नहीं की। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था क्योंकि कायमी हुई थी, समय पर कायमी हुई थी, उसकी विवेचना भी जो होना था सभी होना था। लेकिन मैं प्रेशर में नहीं आता हूँ। अगर मान लीजिए कई बार होता है कि प्रेशर में आके कुछ करा दे, तो वो नहीं होता। जो सत्य का साथ, जो मैंने पहले कहा, वो अगर आप रहें तो हमेशा वो साथ रहता है। इसी तरह से जब ग्वालियर में था, कई इनकाउंटर्स हुए। उस इनकाउंटर में भी पहले बहुत वाहवाही हुई, लेकिन कई बार उसमें फिर लोगों ने सवाल उठाए। जो सवाल उठाए, ठीक है, एक ग्रुप जो इंटरेस्टेड ग्रुप होता है वो सवाल उठाता है। उस सवाल को अगर हम ईमानदारी से और उसको सही जवाब देते हैं और हमारी कार्रवाई जो है निष्पक्ष होती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे भी जो समस्या सामने आई है, उस समस्या को आप देख रहे होंगे, हम लोग रात दिन उसको एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं। सेंसिटाइजेशन हो रहा है, उसको आगे हम किस तरह से आगे जोड़ेंगे ताकि निरंतर उस पर हम कार्रवाई करते रहें। प्लस जो सेंसिटाइजेशन हमारे अपने लोगों में है, उस पर भी हम लोग आत्मावलोकन कर रहे हैं कि एक्चुअल क्या दिक्कत हो रही है, क्यों यहाँ एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने में क्यों जा रहे हैं। उस चीज़ पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, आपस में उसका विचार कर रहे हैं। तो बिहेवियरल पैटर्न चेंज करने पे भी बात हो रही है। क्या उनको क्यों दिक्कत लगती है कि हम अगर केस कायम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये चीज़ उनके दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि तुरंत निकल जाएगा। वर्षों से ये अगर चला आया है, मान लीजिए वो एक कोई कमी आई है, तो उसको जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जयदीप जी इस बातचीत के लिए, और कई महत्वपूर्ण बातें आपने इस बातचीत में शेयर की हैं। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।